हेलो दोस्तों, सभी का गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम देखते हैं अपन ने जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो यूनिट सेकंड का अपना चैप्टर नया है। तो चैप्टर नए में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट टॉपिक है अपना चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये टर्म पता होनी चाहिए कि चतुर्विम संवेग किसे कहते हैं, फोर मोमेंटम किसे कहते हैं। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फोर मोमेंटम में कितनी टर्म होती है, 4 टर्म होती है, P1 P2 P3 P4। P1 किस पर डिपेंडेंट रहती है, Px पर, P2 Py पर, P3 Pz पर, और जो P4 रहता है वो किस पर डिपेंडेंट है, आयोटा E अपॉन में C। यानी अपन कह सकते हैं कि जो संवेग का चतुर्थ घटक होता है वो किस रूप में होता है, एनर्जी के रूप में। ये अपन इससे पीछे वाली क्लास में या इससे पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, चतुर्विम संवेग के संरक्षण का नियम। तो इसमें होता क्या है वो देखना है। सबसे पहले ये बात कर जाए कंजर्वेटिव लॉ ऑफ फोर मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्वेटिव लॉ ऑफ फोर मोमेंटम यानी जब मैं कोई मान लेता हूँ कि आपने फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स पढ़ी है, मानना कि आप पढ़ी है इसीलिए तो सेकेंड ईयर में आए हो। तो इसमें देखो, जब मैं बात करता हूँ मैकेनिक्स में, आपने यूनिट सेकेंड या थर्ड में पढ़ा था टक्कर। ठीक है, तो टक्कर में मैंने बताया था कि इसमें कुछ लॉ लगती है, कुछ एनर्जी का संरक्षण होता है या संवेग का संरक्षण होता है। तो इसमें जो फर्स्ट देखो, टक्कर मान लो कैसे होती है। मान लिया कि अपने पास दो पार्टिकल यहाँ पे है, इन दोनों के टक्कर हो रही है, तो अपन को C+D कोई भी ऐसे पार्टिकल आ रहे हैं या इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसा भी है। इसको एग्जांपल लेके अपन कॉम्पटन इफेक्ट इसी का एग्जांपल है, तो वो इसमें जब डेराइव करेंगे तब अपन आप अच्छे से समझ सकोगे। ठीक है, एक बार तो मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ। तो क्या होता है, कोई भी दो पार्टिकल है, वो टक्कर होने के बाद ये दो पार्टिकल हो गए। ठीक है, तो इसमें कुछ चेंज हुआ, मतलब पार्टिकल चेंज नहीं हुआ, बल्कि क्या वो चेंज हुआ, इनकी कुछ मोमेंटम चेंज होगा या एनर्जी चेंज होगी, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है वो चेंज होगी, ना कि पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया कि अपने पास देखो, इस पार्टिकल के सबसे पहले जो लॉ अप्लाई होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है संवेग संरक्षण का नियम। कौन सा होता है, संवेग संरक्षण का नियम। और दूसरा होता है अपने पास ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये दोनों नियम आप अच्छे से जानते हो। दूसरा क्या होता है अपने पास, ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोनों नियम को आप अच्छे से जानते हो। तो देखो, मैं बात करता हूँ दोनों के नियम की। तो एक तो होता है संवेग संरक्षण का नियम, दूसरा होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण के नियम में क्या होगा कि मान लिया कि अपने पास इसका संवेग कितना है, P1 है, इसका कितना है, P2 है, इसका P3 है और इसका P4 है। तो ये नियम क्या कहता है कि टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है, इक्वल होता है। यानी टक्कर से पहले जो भी संवेग था, तो टक्कर से पहले अपना संवेग था P1 प्लस P2 इज इक्वल टू जो टक्कर के बाद का संवेग था P3 प्लस P4, ये क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं कि इसमें कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ क्या, मोमेंटम का लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। तो मान लिया कि इसमें अपने पास E1 इसकी ऊर्जा है, E2 इसकी ऊर्जा है, E3 इसकी ऊर्जा और E4 इसकी ऊर्जा। तो संरक्षण का नियम किसे कहेंगे कि जब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में क्या हो, उसकी एनर्जी इक्वल हो। यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E3 प्लस का E4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास, ये दोनों लो हो जाएंगे, ये संवेग संरक्षण का नियम, ये क्या हो जाएगा आपका एनर्जी कंजर्वेशन लो। तो इस तरह से अपने क्या हो गए, ये वाले टक्कर का कंसेप्ट हो गया। तो इसमें आपको दो नियम पहले तो लिखने हैं, एक तो संवेग संरक्षण का नियम और एक लिखना ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ये बात करते हैं कि ये सब लिखेंगे किसमें, ये अपन लिखेंगे सब चतुर्विम निर्देश तंत्र में। चतुर्विम निर्देश तंत्र यानी 4 फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी 4 कोऑर्डिनेट वाला जो सिस्टम था, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट पोजीशन के होते थे, एक कोऑर्डिनेट कौन सा होता था, टाइम का। उसी निर्देश तंत्र में आपको क्या लिखना है, चतुर्विम संवेग लिखना है। तो चतुर्विम संवेग आप जानते हो कि चतुर्विम संवेग को किससे व्यक्त करते हैं, P म्यू से व्यक्त करते हैं, जो 4 टर्म पर डिपेंड रहता है। कौन कौन सा, P1 P2 P3 और P4। ठीक है, ये मैंने बताया था कि P1 Px होता है, Py होता है, Pz होता है और ये क्या होता है, आयोटा E अपॉन में C। ये चारों टर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यही कंसेप्ट था। तो पहले इसके बारे में अपन थोड़ी बहुत थ्योरी लिख लेते हैं, फिर अपन इसका डेरिवेशन करेंगे और इसमें कुछ नया कंसेप्ट आएगा वो भी देखेंगे। ठीक है, तो जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो इसी का डेरिवेशन है, तो वो अपन देखेंगे इसमें अच्छे से। तो पहले आप लगा दीजिए चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम। ये वाला जो टॉपिक लगाया मैंने, ये लगा दीजिए चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम। देखो, मैं थ्योरी बरोबर जैसे क्लास में लिखवाता था वैसे लिखवा रहा हूँ ऑनलाइन में भी, तो आपको आराम से लिखो।
लिखिए इसमें, लगाइए चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम और इसमें लिखिए कि भौतिकी में टक्कर को समझाने के लिए, कि भौतिकी में टक्कर को समझाने के लिए, भौतिकी में टक्कर को समझाने के लिए संरक्षण नियमों की आवश्यकता होती है। भौतिकी में टक्कर के नियमों को समझाने के लिए संरक्षण के नियमों की आवश्यकता होती है। और टक्कर के लिए संरक्षण के दो नियम होते हैं, और टक्कर के लिए संरक्षण के दो नियम होते हैं। क्या लिखा है इसमें कि अपन जो भी टक्कर का कंसेप्ट समझ रहे हैं, यानी कॉलिजन का कंसेप्ट जो भी समझेंगे, उसमें दो कंजर्वेशन ऑफ लॉ चाहिए अपन को। तो दोनों लॉ मैंने लिख के भी बता दिए, तो इसमें यही मैंने लिखाया है, ठीक है। कि इसमें क्या होता है, भौतिकी में टक्कर को समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, संवेग संरक्षण नियम की आवश्यकता होती है। और संवेग संरक्षण के नियम कितने हैं, दो है। तो इसमें फर्स्ट लगाइए आप, फर्स्ट लगाइए संवेग संरक्षण का नियम, फर्स्ट लगाइए संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। इसमें लिखिए कि संवेग संरक्षण नियम के अनुसार, संवेग संरक्षण नियम के अनुसार टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात, टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात कुल संवेग समान या नियत प्राप्त होता है। टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात कुल संवेग समान या नियत प्राप्त होता है। नई लाइन से लिखना, माना किसी निर्देश तंत्र में दो कण उपस्थित है, माना किसी निर्देश तंत्र में दो कण उपस्थित है, माना किसी निर्देश तंत्र में दो कण उपस्थित है, तो टक्कर से पूर्व तथा माना किसी निर्देश तंत्र में दो कण उपस्थित है, तो टक्कर से पूर्व प्रथम कण का संवेग p1 है, तो टक्कर से पूर्व प्रथम कण का संवेग p1 है, और द्वितीय कण का संवेग p2 है, और द्वितीय कण का संवेग p2 है, तथा टक्कर के पश्चात, तथा टक्कर के पश्चात प्रथम कण का संवेग p3 है, तथा टक्कर के पश्चात प्रथम कण का संवेग p3 है, और द्वितीय कण का संवेग p4 है, और द्वितीय कण का संवेग p4 है। अतः ऊर्जा संरक्षण नियम से, अतः ऊर्जा संरक्षण नियम से, तो देखो मैंने क्या माना है, टक्कर से पहले का p1 प्लस p2 होगा, और टक्कर के बाद का क्या होगा, p3 प्लस p4। ये दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, नियत होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। तो इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट लिखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। इसमें लिखिए ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा समान या नियत प्राप्त होनी है। टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा समान या नियत प्राप्त होती है। माना किसी निर्देश तंत्र में दो कण उपस्थित है, माना किसी निर्देश तंत्र में दो कण उपस्थित है, माना किसी निर्देश तंत्र में दो कण उपस्थित है। टक्कर से पूर्व प्रथम कण की ऊर्जा E1 है, टक्कर से पूर्व प्रथम कण की ऊर्जा E1 है, और द्वितीय कण की ऊर्जा E2 है, और द्वितीय कण की ऊर्जा E2 है। और टक्कर के पश्चात प्रथम कण की ऊर्जा, और टक्कर के पश्चात प्रथम कण की ऊर्जा, और टक्कर के पश्चात प्रथम कण की ऊर्जा E3 है, और टक्कर के पश्चात प्रथम कण की ऊर्जा E3 है।
और द्वितीय कण की ऊर्जा E4 है, और द्वितीय कण की ऊर्जा E4 है। अतः ऊर्जा संरक्षण नियम से तो देखो E1 प्लस E2 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, E3 प्लस का E4 के। तो ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हो, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, अपन ने कॉलेज में अच्छे से पढ़ा था वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये हो गया अपना क्या, दोनों नियम हो गए। अब इसके आगे 2 लाइन लिख लीजिए आप, ये लिखने के बाद कि हम जानते हैं कि चतुर्विम संवेग ऊर्जा और संवेग का संयुक्त रूप होता है। हम जानते हैं कि चतुर्विम संवेग ऊर्जा और संवेग का संयुक्त रूप होता है। हम जानते हैं कि चतुर्विम संवेग ऊर्जा और संवेग का संयुक्त रूप होता है, जिसे निर्देशांक के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। जिसे निर्देशांक के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। जिसे निर्देशांक के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। अब देखो अपने पास, अब मैं बात करता हूँ किसकी, चतुर्विम संवेग की। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि चतुर्विम संवेग को आप किससे लिखते हो, पी म्यू से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो चतुर्विम संवेग होता है वो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि चतुर्विम संवेग क्या होता है अपना, पी म्यू, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, पी म्यू। अब इसमें कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 होते हैं, तो मैं चारों कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, एक तो P1, P2, P3 और P4, ठीक है। अब देखो जो P1 होता है वो क्या होता है अपना, Px पर डिपेंडेंट रहता है, P2 होता है वो Py पर रहता है, और P3 होता है वो Pz पर रहता है, और जो P4 होता है वो किस पर रहता है अपना, आयोटा E/c पर। देखो यहाँ तक कोई डाउट, ये अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं कि चतुर्विम संवेग होता है, उसमें अर्क का कंपोनेंट होता है, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और एक चीज़ याद रखना कि मोमेंटम का जो फोर्थ कंपोनेंट होता है वो एनर्जी की टर्म में होता है, तो ये होता है एनर्जी की टर्म में। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या पी म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकता हूँ Px, Py, Pz, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आयोटा E/c, लिख सकता हूँ, कोई किसी को डाउट नहीं। जब ये लिख सकता हूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Px, Py, Pz को एक कैपिटल P वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या बताऊँ। अब जैसे ये क्या है अपना, एक वेक्टर फॉर्म ही तो है, जो पी म्यू है ये क्या अपनी एक तरह से वेक्टर फॉर्म है। तो पी म्यू जब वेक्टर फॉर्म है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मान लेता हूँ मैं, माना कि जो P वेक्टर होता है वो क्या होता है, Pxi कैप प्लस Pyj कैप प्लस का Pz k कैप, लिख सकते हैं अपन। जब ये लिख सकते हैं तो क्या मैं ये Px, Py, Pz तीनों कोऑर्डिनेट को क्या मैं P वेक्टर लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, P म्यू इज इक्वल टू ये P वेक्टर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा E/c। बताओ ये कोऑर्डिनेट सही है क्या, सही है, क्योंकि ये P वेक्टर है, ये किसका कोऑर्डिनेट है, 3 का कोऑर्डिनेट है, एक तो Px, एक Py, एक Pz, और जो फोर्थ कंपोनेंट है वो किसका है, आयोटा E/c का। अब मैं क्या करता हूँ, ये हो गया अपने पास पी म्यू इज इक्वल टू पी और आयोटा E/c, दो इसको तो मैं एक क्या कर देता हूँ, एक बार बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट तो आपका ये हो सकता है, ध्यान देना, एक बार कॉपी पेन को रख दो, सबका ध्यान यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ वो देखो एक बार। अब मैं क्या करता हूँ, इसी का मैं इसी के साथ क्या करता हूँ, अदिश गुणनफल करता हूँ, यानी पी म्यू का पी म्यू के साथ यदि मैं गुणनफल करूँ तो बताओ क्या आएगा। क्या करता हूँ मैं, स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करने पर, स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करने पर, स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करने पर, तो देखो मैं यदि स्वयं के साथ इसका अदिश गुणनफल करता हूँ तो ये क्या आना चाहिए बताओ। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो स्वयं के साथ गुणनफल होगा तो मैं क्या करता हूँ, पी म्यू डॉट पी म्यू, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको पी म्यू डॉट पी म्यू, ठीक है, इज इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूँ पी वेक्टर आयोटा E/c, और इसको मैं लिख सकता हूँ पी वेक्टर आयोटा E/c। कोई डाउट, लिख सकता हूँ। जब ये लिख सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास पी म्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना पी म्यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। अब देखो जब ये दो निर्देशांक है, कौन कौन से ब्रैकेट, ये और ये, जब इसका आप डॉट प्रोडक्ट करते तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा वो देखना। तो स्वयं के साथ जब गुणनफल किया तो कैसे होगा वो उसको ध्यान देना आप, ये थोड़ी नई टेक्निक है। नई टेक्निक मतलब जो आपने कोऑर्डिनेट में करते आ रहे हो वैसे नहीं। तो देखो कोऑर्डिनेट में क्या होगा, इसमें
पी स्क्वायर, ये तो ऐसे का ऐसे हो जाएगा। और क्या होगा अपने पास, जो ये इधर वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, और बीच में जो कॉमा होगी वो हट जाएगी। जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, प्लस या माइनस में आएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस का, देखो आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आयोटा यदि मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो आयोटा ई और ई स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, ठीक है। तो जो अपना पी म्यू स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा अपने पास, पी स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो ये अपना क्या आ जाएगा, इसका चतुर्विम संवेग का टर्म आ जाएगी। यानी ये मैं इसलिए निकलवा रहा हूँ क्योंकि जब अपन आगे ये सब रिलेशन काम में लेने वाले हैं, अपने पास ऐसे इस टाइप का रिलेशन भी काम में लेना है, इस टाइप का भी काम में लेना है, इसलिए मैं इसको पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। तो क्या किया, चतुर्विम संवेग माना, 4 टर्म मानी थी चतुर्विम संवेग में, म्यू इक्वल टू 134 होता है। तो यहाँ पे मैंने ये चतुर्विम संवेग की टर्म चारों लिख दी, इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख दिया। इन तीनों को मैं क्या मैं पी वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों निर्देशांक किसके, पी वेक्टर के ही तो है। तो ये क्या हो गया, आयोटा ई से स्वयं का साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो ये एक बार लिख दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि ये क्या है, संयुक्त रूप से। लिख लीजिए इसे। लिख दिया। तो ये लिख दिया होगा आपने, जो अपने पास जो मैंने लिखा था चतुर्विम संवेग के बारे में। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। लिख दिया, बताओ। तो चले आगे, इसके आगे एक 2-4 लाइन लिख दो, 2-4 लाइन लिख दो उस लास्ट में फॉर्मूले के आगे। इसमें लिखिए, चतुर्विम निर्देश तंत्र में ऊर्जा संरक्षण नियम और संवेग संरक्षण नियम का, चतुर्विम निर्देश तंत्र में ऊर्जा संरक्षण नियम और संवेग संरक्षण नियम का संयुक्त रूप, चतुर्विम निर्देश तंत्र में ऊर्जा संरक्षण नियम और संवेग संरक्षण नियम का संयुक्त रूप चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम के अनुसार, चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम के अनुसार टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात, टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात कुल चतुर्विम संवेग का मान नियत या समान प्राप्त होता है। टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात कुल चतुर्विम संवेग का मान नियत या समान प्राप्त होता है। फिर लिखिए नई लाइन से, माना चतुर्विम निर्देश तंत्र में 2 कण उपस्थित है। माना चतुर्विम निर्देश तंत्र में 2 कण उपस्थित है। माना चतुर्विम निर्देश तंत्र में 2 कण उपस्थित है। टक्कर से पूर्व प्रथम कण का चतुर्विम संवेग, टक्कर से पूर्व प्रथम कण का चतुर्विम संवेग, टक्कर से पूर्व प्रथम कण का चतुर्विम संवेग पी म्यू है। टक्कर से पूर्व प्रथम कण का चतुर्विम संवेग पी म्यू नहीं, उसको P1 म्यू करना, ठीक है। क्या है, P1 म्यू है। टक्कर से पूर्व प्रथम कण का चतुर्विम संवेग P1 म्यू है तथा द्वितीय कण का चतुर्विम संवेग P2 म्यू है, तथा टक्कर से पूर्व द्वितीय कण का चतुर्विम संवेग P2 म्यू है तथा टक्कर के पश्चात, तथा टक्कर के पश्चात, तथा टक्कर के पश्चात चतुर्विम संवेग, प्रथम कण का चतुर्विम संवेग P3 म्यू है तथा टक्कर के पश्चात प्रथम कण का संवेग P3 म्यू है और द्वितीय कण का चतुर्विम संवेग P4 म्यू है। तो अपना रिलेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P1 म्यू प्लस P2 म्यू, P3 म्यू और P4 म्यू।
अब निश्चितता के नियम से, अब निश्चितता नियम क्या कहता है? निश्चितता का नियम ये कहता है कि अपने पास इनवेरिएंस, यानी जब मैं इसको एक निर्देश तंत्र में ये रिलेशन आ रहा है, तो जो दूसरा निर्देश तंत्र होगा, दूसरे निर्देश तंत्र यानी एच डैश में बात करूँ तो उसमें क्या आएगा अपने पास? उसमें आएगा P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश इज इक्वल टू P3 म्यू डैश प्लस का P4 म्यू डैश। ठीक है, यही आएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ये रिलेशन। तो निश्चितता के नियम से एच डैश निर्देश तंत्र में लिख लो तो एच डैश में ये रिलेशन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? ये रिलेशन आएगा। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं समझना, ये वाला तो आपका नॉर्मल मैंने एक कंसेप्ट बताया है आपको जस्ट समझने के लिए, क्योंकि यही कंसेप्ट आगे क्या होगा, आगे काम आने वाला है। तो देखो कुछ नहीं किया था, टक्कर के लिए अपन कंसेप्ट समझ लिया। टक्कर के लिए अपन दो नियम फॉलो करते हैं, एक तो संवेग संरक्षण का नियम, एक ऊर्जा संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण के नियम में माना कि टक्कर से पहले प्रथम कण और द्वितीय कण का संवेग, टक्कर के बाद प्रथम और द्वितीय कण का संवेग क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तभी क्या होगा? मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन लॉ फॉलो होगा। ठीक है, यदि ऊर्जा संरक्षण नियम की बात करें तो टक्कर से पहले E1 टक्कर प्रथम कण की ऊर्जा, द्वितीय कण की ऊर्जा, टक्कर के बाद प्रथम कण की ऊर्जा और द्वितीय कण की ऊर्जा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। वही क्या कहलाता है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। यदि मैं बात करता हूँ किसकी? चतुर्विम संवेग की, तो चतुर्विम मोमेंटम यानी 4 मोमेंटम को मैं 4 कोऑर्डिनेट के रूप में लिखता हूँ। यदि 4 कोऑर्डिनेट में लिखता हूँ तो एक px py pz हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा? आयोटा ई अपॉन में c। यदि p म्यू को मैं इस टाइप में लिख सकता हूँ तो ये तीनों क्या है? px py pz p के कोऑर्डिनेट है, तो इसे यहाँ पे लिख दिया मैंने p वेक्टर कॉमा आयोटा ई सी। जब इसका स्वयं के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म क्या आएगी? पी स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है, क्या टॉपिक है? कॉम्पटन प्रभाव। ये दोनों लिख ही दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? कॉम्पटन प्रभाव। तो टॉपिक लगा लीजिए कॉम्पटन प्रभाव। तो देखो कॉम्पटन प्रभाव सबसे पहले किसे कहते हैं तो बताते हो। कॉम्पटन प्रभाव यदि आपने नाम सुना हुआ है क्या? बताओ 12th में या कभी नाम सुना है क्या? कॉम्पटन प्रभाव क्या तब एक्सपेरिमेंट था? बताइए जल्दी। नहीं था? मैं बताऊं? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो जब बात करते हैं 1921 के, क्या बात करते हैं? 1921। तो 1921 में यह प्रयोग किया गया था, यानी इसकी सैद्धांतिक व्याख्या की गई थी। वो कब की गई थी? अपनी 1921 में। ये एक तरह से अपना क्या था? एक्सपेरिमेंट था। तो एक्सपेरिमेंट में क्या था वो मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा, वहाँ से पता लग जाएगा। तो देखो इसमें 1921 में एक्सपेरिमेंट किया गया और 1923 में जो रिजल्ट निकाला वो किसने निकाला? वो निकाला कॉम्पटन तथा डिवाई ने। किसने निकाला? कॉम्पटन तथा डिवाई ने। इन दोनों ने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था। तो यहाँ पे इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी किया था, तो वो मैथमेटिकल डेरिवेशन अपन भी करेंगे यहाँ पे। और इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको समझने के लिए, तो डायग्राम से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका। देखो क्या क्या था। मान लिया कि अपने पास कोई भी एक विराम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, तो विराम द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है ये वाला। ठीक है, तो इसका मैं द्रव्यमान मान लेता हूँ विराम द्रव्यमान m0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई भी फोटोन क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। जो आपतित फोटोन है, मान लिया कि ये क्या है अपने पास? इंसिडेंट फोटोन है, आपतित फोटोन है। इसकी मैं यदि एनर्जी की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? E1 इज इक्वल टू
एच न्यू हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं इसके मोमेंटम की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन में सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपतित फोटोन इस पार्टिकल से टकरा रहा है, टक्कर कर रहा है, टक्कर होने के बाद वो क्या जा रहा है, एक डायरेक्शन में तो फोटोन जा रहा है, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका प्रकीर्णन हो रहा है, यानी स्कैटरिंग हो रही है। तो स्कैटरिंग में मान लिया कि यहाँ पे तो क्या जा रहा है, आपका फोटोन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या जा रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे मान लिया कि अपने पास जो प्रकीर्णित फोटोन होता है, क्या प्रकीर्णित फोटोन, देखो मैं यहाँ पे दो वर्ड डिफाइन कर लेता हूँ। जो फोटोन जा रहा है वो तो मैं कह रहा हूँ कि प्रकीर्णित फोटोन, स्कैटरिंग फोटोन। जो ये नीचे क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी जो विराम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन था या विराम द्रव्यमान का जो पार्टिकल था वो जा रहा है नीचे, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन या प्रतिक्षिप्त पार्टिकल। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, E इज इक्वल टू एच न्यू, P इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन में C किसका, आपतित फोटोन का। यदि मैं इसकी एनर्जी की बात करूँ तो इसका क्या होगा, E m नॉट C स्क्वायर, यानी E2 इज इक्वल टू E1 ये होगा, E2 ये होगा। ठीक है, यदि मैं इसके मोमेंटम की बात करूँ तो ये क्या होगा, 0, क्योंकि ये क्या है, स्थिर अवस्था में। अब यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसकी बात देखो, ये तो टक्कर से पहले की बात हो गई। यदि मैं टक्कर के बाद की बात करता हूँ तो टक्कर के बाद क्या आएगा अपने पास, E1 डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, एच न्यू डैश। ऐसे यदि इसकी मैं मोमेंटम की बात करूँ तो P1 डैश क्या आएगा, एच न्यू डैश अपॉन में C आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ये क्या आएगा, इज इक्वल टू E2 डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, m नॉट C स्क्वायर, सॉरी E इज इक्वल टू क्या आएगा, mc स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल कैसा हो गया, गतिशील हो गया। ऐसे ही अपने पास P2 क्या आएगा, mv। बताओ यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या, जो मैंने डायग्राम बनाया वो आपको समझ में आ रहा है क्या? छोटा सा डायग्राम बनाया है पर आप उसको थोड़ा सही से बनाना तरीके से। तो क्या किया मैंने, देखो क्या किया, ये कुछ नहीं माना। तो अब मैं क्वांटम प्रभाव किसे कहते हैं वो भी बताऊंगा। तो अपने पास मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने पास सबसे पहले क्या था, इंसिडेंट फोटोन था। ये क्या है, आपका इंसिडेंट फोटोन है। ठीक है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी है, E1 इज इक्वल टू एच न्यू, मोमेंटम है P1 इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन में सी यू। मैंने पहले ही बताया था कि जब फोटोन का मोमेंटम लिखते हो तो आप इस तरीके से लिखोगे एच न्यू अपॉन में सी। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ ये अपने क्या रेस्ट मास पार्टिकल है, रेस्ट मास पार्टिकल से आपतित फोटोन टकरा रहा है, तो इसका जो E2 होगा वो कितना होगा अपने पास, जो E2 होगा वो होगा m नॉट C स्क्वायर। ये रेस्ट में है इसलिए P2 मोमेंटम किसका होगा, 0। अब ये प्रकीर्णित फोटोन कहाँ जा गया, टक्कर होने के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये तो हो गया E1 डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश, ये हो गया P1 डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन में C। ठीक है, ये क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉन था, ये प्रतिक्षिप्त द्रव्यमान का जो यह कण था वो यहाँ आ गया, तो इसका मैं गतिशील होने के बाद क्या हो गया, E2 डैश इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और ये क्या हो गया P2 डैश इज इक्वल टू mv। तो ये अपन ने चारों चीज लिख दी। अब ये देखो अपने पास ये कॉम्पटन प्रभाव होता क्या है, कॉम्पटन विस्थापन क्या होता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे मैं एंगल मान लेता हूँ, ये तो मान लेता हूँ थीटा और ये मान लेता हूँ फाई। ठीक है, अब देखो मैं एंगल की बात करता हूँ तो इसमें कॉम्पटन, सबसे पहले तो आपको समझना है कि कॉम्पटन विस्थापन होता क्या है। तो ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, किसी को कोई डाउट होगा नहीं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूँ इसके एक्सप्लेन की, तो कॉम्पटन प्रभाव या कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। तो मान लिया कि अपने पास जो आपतित फोटोन की आवृत्ति है, आपतित फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी कहलाती है वो कितनी है अपने पास, न्यू है। ठीक है, कितनी है, न्यू है। मान लिया कि जो आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू है, यदि वही फोटोन क्या हो रहा है, प्रकीर्णित होने के बाद उसकी आवृत्ति कितनी हो रही है, न्यू डैश हो रही है। कितनी हो रही है, न्यू डैश हो रही है। तो क्वांटम प्रभाव किसे कहेंगे कि जो आपतित होने वाली आपतित फोटोन की जो आवृत्ति, आपतित फोटोन की जो न्यू है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, बताओ क्या होगा, कम होगा। यानी ये अपन ये कह सकते हैं कि जब कोई आपतित फोटोन टकरा रहा है किसी से, टक्कर होने के बाद उसकी क्या आ रही है, स्कैटरिंग हो रही है। तो स्कैटरिंग होगी, तो स्कैटरिंग होने के बाद जो उसका न्यू था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके कंपेयर में, आपतित फोटोन के कंपेयर में। यानी अपने पास देखो ये क्या रिलेशन प्रूव कर रहा है कि जो न्यू है कौन सा ज़्यादा है अपने पास, आपतित फोटोन का ज़्यादा है और प्रकीर्णित का क्या है, कम है। तो ये वाला जो रिलेशन बताता है इस, यानी इसमें क्या हो गया, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो जब इन दोनों में अपन डिफरेंस निकालेंगे वही अपना क्या कहलाएगा, कॉम्पटन प्रभाव कहलाएगा या कॉम्पटन विस्थापन कहलाएगा। यदि मैं लैम्बडा की बात करूँ, न्यू यदि ये रिलेशन देता है तो न्यू इज इक्वल टू आप जानते हो कि क्या होते हैं, C/λ होते हैं। तो अपन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जब न्यू इज इक्वल टू लैम्बडा की टर्म में बात करूँ तो लैम्बडा क्या आएगा, बताओ लैम्बडा कौन सा ज़्यादा आएगा, लैम्बडा ज़्यादा आएगा इसका, और ये इसका क्या आएगा, कम आएगा। ये कि इसका क्या है, वेवलेंथ है। तो अपन बात करें केवल किसकी, फोटोन की। तो फोटोन के लिए क्या आएगा, तो मैं यदि लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ कि आपतित फोटोन की
आवृत्ति प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति से क्या होती है, ज़्यादा होती है। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति होती है आपतित फोटोन की आवृत्ति से कम होती है। तो इन दोनों में जो अंतर या जो विस्थापन कहलाता है वही क्या कहलाता है, कॉम्पटन प्रभाव या कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। तो इस डायग्राम को एक बार वापस समझ लो। आपतित फोटोन का जो E1 माना है वो एनर्जी मानी h न्यू, मोमेंटम मान लिया h न्यू अपॉन में c, ये रेस्ट मास पार्टिकल है, इससे ये टकरा रहा है, इसकी मैंने रेस्ट मास मान लिया E, एनर्जी मान ली m0c², ये 0। यहाँ पे जब प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया, E2 डैश इक्वल टू mc², P2 डैश इक्वल टू mv, ये हो जाएगा अपने पास ये वाला। अब मैं बात करता हूँ इसके डेरिवेशन की। तो पहले तो आप इसकी थ्योरी लिख दीजिए, लिखिए पहले इसकी थ्योरी लिख दीजिए, मैं जो लिखाता हूँ, फिर अपन इसके डेरिवेशन की बात करते हैं, ठीक है। लिखिए इसकी थ्योरी कि कॉम्पटन वैज्ञानिक ने 1921 में एक प्रयोग किया। कॉम्पटन वैज्ञानिक ने 1921 में एक प्रयोग किया, लेकिन 1921 में इस प्रयोग की केवल कॉम्पटन वैज्ञानिक ने 1921 में एक प्रयोग किया, लेकिन 1921 में इस प्रयोग का केवल सैद्धांतिक व्याख्या ही संभव हुई। लेकिन 1921 में इस प्रयोग की केवल सैद्धांतिक व्याख्या ही संभव हुई। 1923 में कॉम्पटन और डीवाई वैज्ञानिक ने 1923 में कॉम्पटन और डीवाई वैज्ञानिक ने 1923 में कॉम्पटन और डीवाई वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए इस प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन किया। इस प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन किया। कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार जब विराम इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आपतित होता है, कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार जब विराम इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आपतित होता है तो प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति न्यू डैश आपतित फोटोन की आवृत्ति से कम प्राप्त होती है। और प्रकीर्णित फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा डैश आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा से अधिक होती है। और तरंग दैर्ध्य में यह विस्थापन कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। और यह प्रभाव कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। तो इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन आप वापस लिख लो कि कौन सा कम होगा। अपने पास देखो कौन सा कम होगा, न्यू डैश तो क्या होगा, कम होगा किसके कंपेयर में, न्यू के कंपेयर में, ठीक है। यदि मैं लैम्ब्डा डैश की बात करूँ तो लैम्ब्डा डैश किसका होगा, ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में। देखो यानी ये दो स्टेटमेंट, यदि ये कंडीशन याद है तो वही मैंने थ्योरी में लिखाया है कि कॉम्पटन प्रभाव क्या कहता है कि जो प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति है उसकी आवृत्ति तो कम होगी किसके कंपेयर में, आपतित फोटोन की आवृत्ति के कंपेयर में, और वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। जहाँ पर न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/λ होता है, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हो, वो नहीं लिखोगे तो बाद में आप वैसे भी जानते हो, ठीक है। तो ये आप कंडीशन लिख लो, दोनों कंडीशन लिख लो। और जो कॉम्पटन विस्थापन की जो समीकरण होती है उसको भी मैं लिखा देता हूँ, कॉम्पटन विस्थापन समीकरण। यदि कॉम्पटन विस्थापन आपको निकालना है तो उसकी समीकरण क्या होगी वो भी बता देता हूँ। वो होगी अपने पास डेल लैम्ब्डा इज इक्वल टू लैम्ब्डा डैश माइनस का लैम्ब्डा, ठीक है। तो ये भी अपन निकालेंगे अभी आगे, ये भी क्या करेंगे, निकालेंगे।
लिख दिया। अब आप इसका गणितीय विश्लेषण लिखिए इसका गणितीय विश्लेषण, और जो डायग्राम बनाया वो डायग्राम बनाइए। गणितीय विश्लेषण लिखिए और जो डायग्राम बनाया वो डायग्राम बनाइए। डायग्राम बना दीजिए आप अच्छे से डबल कलर से। डायग्राम बनाइए जल्दी। बना दिया डायग्राम। अब लिखिए इसमें कुछ दो थ्योरी की 2 लाइन लिख दीजिए कि कॉम्पटन प्रभाव का गणितीय विश्लेषण करने के लिए, कॉम्पटन प्रभाव का गणितीय विश्लेषण करने के लिए एक फोटॉन की विराम इलेक्ट्रॉन से, एक फोटॉन की विराम इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया की कल्पना करते हैं। एक फोटॉन की विराम इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया की एक कल्पना करते हैं। माना फोटॉन प्रथम कण है, माना फोटॉन प्रथम कण है, माना फोटॉन प्रथम कण है और विराम इलेक्ट्रॉन द्वितीय कण है, और विराम इलेक्ट्रॉन द्वितीय कण है। टक्कर के पश्चात फोटॉन फाई कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है। टक्कर के पश्चात फोटॉन फाई कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है। टक्कर के पश्चात फोटॉन फाई कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर प्रतिक्षिप्त हो जाता है, तथा इलेक्ट्रॉन थीटा कोण पर प्रतिक्षिप्त हो जाता है। अब क्या करें बताओ। अब अपन को करना है कि देखो डायग्राम आपको समझ में आ ही गया है। जो जो चीज़ मैंने मानी है वो भी लिख दी है, तो मैंने एक बार यहाँ पे थ्योरी में भी लिख देता हूँ जल्दी से फटाफट। तो देखो जो जो बात करता हूँ, सबसे पहले बात करता हूँ टक्कर से पहले की, ठीक है। टक्कर से जब पहले की बात करते हैं तब अपने पास आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी है, तो आपतित फोटोन की ऊर्जा है अपने पास E1 = h न्यू, ठीक है।
आपतित फोटोन का संवेग कितना है, P1 इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन में सी, ठीक है। विराम द्रव्यमान की ऊर्जा कितनी है, E2 इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। विराम द्रव्यमान का संवेग कितना है, P2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ये चारों चीज़ लिख ली मैंने टक्कर से पहले की। अब यदि मैं टक्कर के बाद की लिखता हूँ तो देखो टक्कर के बाद क्या आएगा, प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा, यानी प्रकीर्णित फोटोन कौन से डिग्री एंगल से प्रकीर्णित हुआ है, 5 डिग्री से। तो फोटोन का आ गया ऊपर, तो अपन मान लेते हैं कि जो इसकी ऊर्जा है वो क्या है आपके पास, E1 डैश इज इक्वल टू एच न्यू डैश, ठीक है। ऐसे अपने पास इसका प्रकीर्णित फोटोन का संवेग है वो कितना है अपने पास, जो अपन ने डायग्राम में मान रखा है, देखो एच न्यू डैश अपॉन में सी। ऐसे प्रतिक्षेप्त कण की ऊर्जा क्या हो जाएगी अपने पास, E2 डैश इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और जो संवेग हो जाएगा P2 डैश इज इक्वल टू वो क्या होगा आपके पास, mv। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने टक्कर से पहले का था वो चीज़ें लिख दी, जो टक्कर से बाद था जो चीज़ें मानी है वो लिख दी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि इस डायग्राम को तो मैं यहाँ से अलग ही कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि चतुर्विम संवेग से हम जानते हैं कि चतुर्विम निर्देश तंत्र में यदि मैं चतुर्विम संवेग को लिखता हूँ तो वो कैसे लिखता हूँ, देखो ये ऐसे ही तो लिखता हूँ। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, आयोटा ई अपॉन में सी होगा, ऐसे ही होगा। बताओ कोऑर्डिनेट ऐसे ही होगा क्या, कि जो चतुर्विम संवेग का जो अपन कोऑर्डिनेट लिखते हैं संयुक्त रूप में उसको ऐसे ही लिखते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा अपना पी म्यू, यदि वेक्टर बनाना चाहो तो वेक्टर, क्योंकि ये अपना क्या था, एक तरह से वेक्टर ही था, ठीक है। अब मैं एक एक चीज का ये जो चीजें ये सब है आपतित फोटोन का संवेग लिखना है चतुर्विम निर्देश तंत्र में, तो उस सभी को लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपतित फोटोन का चतुर्विम संवेग। किसकी बात करता हूँ, आपतित फोटोन का चतुर्विम संवेग। किसकी बात करता हूँ, आपतित फोटोन का चतुर्विम संवेग। तो बताओ इसका आपतित फोटोन का चतुर्विम संवेग मैं मान लेता हूँ किसके इक्वल, P1 म्यू के इक्वल। वो कितना आएगा, वो आएगा अपने पास P और आयोटा ई सी की फॉर्म में होगा। बताओ यही होगा। अब अपन जानते हैं कि ये क्या है अपने पास, P1 है, ठीक है, क्योंकि क्या है आपतित फोटोन का चतुर्विम संवेग। आपतित फोटोन इसकी बात करें तो इसका संवेग P1 की फॉर्म में आएगा और फोर्थ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, आयोटा ई अपॉन में सी आ जाएगा। अब यदि मैं इसको लिखता हूँ तो देखो P1 म्यू क्या आ जाएगा अपने पास। यदि मैं इसको लिखता हूँ P1 म्यू, तो P1 म्यू देखो P1 तो कितना है आपके पास, एच न्यू अपॉन में सी, तो यही लिख दिया मैंने एच न्यू अपॉन में सी। यदि आप इसकी डायरेक्शन लेना चाहो तो ले सकते हो एन कैप, ठीक है। यही क्या आएगा अपने पास, आयोटा ई सी, तो यहाँ पे ई कितना है, ई तो है अपने पास एच न्यू अपॉन में सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इसका कोऑर्डिनेट। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओ कैसे लिख सकता हूँ। यदि मैं इसका स्क्वायर निकालूँ तो स्क्वायर ऐसे लिखे, या स्क्वायर चलो बाद में निकालेंगे, पहले से निकाल के तो क्या करें, पहले तो एक बार क्या करो कोऑर्डिनेट लिख दो, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। अब दूसरा मैं यदि लिखूँ तो दूसरा क्या लिखूँ बताओ। ये तो क्या लिखा, आपतित फोटोन का चतुर्विम संवेग। अब मैं क्या लिखता हूँ, आपतित फोटोन का तो लिख दिया। अब मैं किसका लिखूँ, विराम का लिख लूँ, यानी विराम इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग। क्या लिखूँ, विराम इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग। विराम इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग। तो क्या आएगा, विराम इलेक्ट्रॉन का जो चतुर्विम संवेग आएगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 म्यू इज इक्वल टू P2 और आयोटा ई अपॉन में सी लिख सकता हूँ। तो देखो P2 कितना आएगा, जब P2 तो अपने पास कितना है, 0 है, तो ये तो आ जाएगा 0, और आयोटा ई कितना है आपके पास, एम नॉट सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है सी, तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0 आयोटा एम नॉट सी, ये आएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा P2 म्यू, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी क्योंकि इसी से रिलेशन निकलेगा जो अपन लिख रहे हैं। अब मैं क्या करूं, अब मैं लिखता हूं नेक्स्ट लिखता हूं मैं थर्ड टर्म, कौन सी, प्रकीर्णित फोटोन का चतुर्विम संवेग। किसका, प्रकीर्णित फोटोन का चतुर्विम संवेग। प्रकीर्णित फोटोन का चतुर्विम संवेग। एक बार सबका ध्यान बोर्ड पे, इधर उधर नहीं। तो देखो जो प्रकीर्णित फोटोन का चतुर्विम संवेग है वो क्या आएगा बताओ। तो वो आ जाएगा अपने पास, क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा अपना P1 म्यू डैश, तो ये आ जाएगा P1 म्यू डैश इज इक्वल टू P और आयोटा ई अपॉन में सी आएगा, ठीक है। अब P भी कौन सा आएगा आपके पास, P बताओ कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, P1 डैश आएगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं लिखता हूँ तो P1 म्यू डैश क्या आ जाएगा आपके पास,
यदि मैं इसको लिखता हूँ तो ये आ जाएगा P1 तो क्या है अपने पास एच न्यू डैश अपॉन में सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये कितना है एच न्यू डैश अपॉन में सी। ठीक है, यदि मैं इसमें बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन लगाना चाहूँ तो क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी संवेग की एन कैप। ठीक है, और यदि मैं फोर्थ टर्म की बात करूँ, फोर्थ टर्म क्या है आपके पास, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग। तो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग वो क्या हो जाएगा आपके पास बताओ, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका क्या होगा P2 म्यू डैश इज इक्वल टू P2 डैश और आयोटा E अपॉन में C। यदि वेक्टर लगाओगे तो भी सही है, नहीं लगाओगे तो भी सही है, क्योंकि अपन को तो कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा P2 म्यू डैश इज इक्वल टू, देखो P2 डैश है तो P2 डैश क्या आ जाएगा आपके पास MV और आयोटा, और ये आ जाएगा MC स्क्वायर अपॉन में C। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा P2 म्यू डैश इज इक्वल टू आ जाएगा MV और आयोटा MC। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। तो देखो यहाँ पे अपन को जो नंबर देने होंगे वो नंबर, ये चारों टर्म आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी, ये वाली, ये चारों टर्म आपको ध्यान रखनी है। इन चारों टर्म से क्या निकलेगा आपका डेरिवेशन प्रूफ होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि समीकरण नंबर 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब इसमें वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऊर्जा संरक्षण, या वही आप चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम से। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है अपने पास, P1 म्यू प्लस P2 म्यू इक्वल टू P1 डैश म्यू और P2 डैश म्यू। तो वो लगाएंगे, तो एक बार इसको लिखिए फिर अपन वो नियम भी लगाते हैं। इसको लिखिए फिर अपन वो नियम लगाते हैं। सबको क्लियर दिख तो रहा है? थोड़ा वीडियो लेंथी होगा पर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लेना उसको। लिख दिया, चले आगे। इस साइड का हटा दो, जो जो अपन को टर्म चाहिए वो रख देता हूँ, बाकी सब मैं क्या करता हूँ हटा देता हूँ। वैसे तो ये जो लिखा है वो सभी चाहिए, पर थोड़ा आप दिमाग में रख के करेंगे। ठीक है, सॉल्व इसको, क्योंकि सब ये रखेंगे तो पर दूसरा कहाँ लिखेंगे फिर।
ठीक है, ये दो टर्म रखते हैं अपन क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अपन को। अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, अब मैं लिखता हूँ कि चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम से क्या जानते हैं, आप जानते हो कि चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम से, यानी क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे कि जो भी चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम है वो क्या कहता है कि अपने पास टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग इक्वल होना चाहिए। यानी मैं लिख सकता हूँ कि P1 म्यू प्लस का P2 म्यू इज इक्वल टू P1 म्यू डैश प्लस का P2 म्यू डैश। ठीक है, यही होगा अपने पास। और जब इसकी वैल्यू रखता हूँ, यानी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या करूँ मैं, यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ P1 म्यू प्लस P2 म्यू माइनस का P1 म्यू डैश, इसको इधर रख के इसको इधर ला लूँ P2 म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ, इसी का क्या करता हूँ, वर्ग करता हूँ, यानी इसी का क्या करता हूँ, वर्ग करने पर तो देखो वर्ग करने पर क्या आएगा अपने पास, P1 म्यू प्लस P2 म्यू माइनस का P1 म्यू डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 म्यू डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब यदि मैं वर्क करता हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, बताओ, ए स्क्वायर ए प्लस बी, यानी ये फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac, यानी जहाँ सी वाली टर्म आएगी वो माइनस, ये केवल प्लस आएगी। ठीक है, यदि मैं इस फॉर्मूले से इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो P1 म्यू स्क्वायर प्लस P2 म्यू स्क्वायर प्लस P1 म्यू डैश का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 2ab, ए क्या है P1 म्यू डॉट आ जाएगा, b कितना होगा P2 म्यू। ठीक है, माइनस का 2 ऐसे का ऐसे, b आ जाएगा P2 म्यू और c आ जाएगा आपके पास कितना P1 म्यू डैश, और माइनस क्या आ जाएगा 2a कितना आ जाएगा P1 म्यू और c कितना आ जाएगा P1 म्यू डैश। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और इज इक्वल टू इसके क्या चल रहा था, ये वाली टर्म P2 म्यू और डैश स्क्वायर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक टर्म को निकालते हैं, एक एक टर्म निकालनी है, यानी ये जितनी भी टर्म आई है ये सब अपन को निकालनी है। ठीक है, तो इसमें एक एक टर्म को अपन निकालने की ट्राई करते हैं। तो देखो फर्स्ट कौन सी निकाले, फर्स्ट में निकालता हूँ फर्स्ट वाली टर्म P1 म्यू। क्या है P1 म्यू, बताओ P1 म्यू कौन सी टर्म है, बताओ। एक एक टर्म को निकालते हैं, तो मैं फर्स्ट टर्म को निकालता हूँ। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास, P1 म्यू का स्क्वायर। यदि मैं इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखूं तो क्या आया था, बताओ, P1 स्क्वायर माइनस का आयोटा का माइनस आ गया, और क्या आया था ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, यही तो आया था अपने पास। जब P1 म्यू की बात करते हैं तो P1 म्यू यानी किसकी बात कर रहे हैं अपन, टक्कर से पहले फोटोन की। तो देखो यहाँ P1 म्यू की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। अब जो P1 म्यू है तो P1 म्यू क्या है अपने पास, यही तो है P1 म्यू। यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो पी स्क्वायर कितना होगा, देखो यानी इस ब्रैकेट को कंप्लीट स्क्वायर करके लिखूँ मैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यदि लिखना हो तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, पी आयोटा ई सी और पी आयोटा ई सी। ठीक है, लिख सकते हो ऐसे, तभी क्या होगा ये अपना स्क्वायर होगा। अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, बाद में नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा। अब मैं बात करता हूँ, देखो पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्या होगा अपने पास, किसकी बात कर रहे हैं, P1 म्यू। P1 म्यू यानी आपतित फोटोन का संवेग की बात हो रही है, चतुर्विम संवेग की। तो ये हो जाएगी देखो P1 म्यू यानी पी स्क्वायर की टर्म है, तो ये तो क्या हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, ये तो ऐसे का ऐसे आएगा अपने पास। माइनस का जो ई वाली टर्म है तो ई वाली क्या देगा अपने को, बताओ ई वाली कौन सी टर्म है, ये वाली ई वाली टर्म है। तो अपने पास क्या हो जाएगा एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर का, ये भी स्क्वायर होगा, यही होगा अपने पास। यानी बताओ ये वाली सही लिखी है क्या, बताओ एक बार, कुछ बैटरी है क्या दिमाग में, नहीं बैटरी, यदि नहीं बताओ ये टर्म बैटरी है क्या, एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर माइनस का एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर, नहीं बैटरी। तो देखो मैं कैसे करता हूँ इसको, ये क्या था P1 म्यू है तो ये क्या कर दिया मैंने 1 1 कर दिया, क्या कर दिया 1 1। यदि ये 1 1 करोगे तो ये भी क्या आएगा 1 1। अब यदि मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, देखो P1 क्या था अपने पास, P1 ये था एच न्यू बाई सी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि P1 इज इक्वल टू कितना था एच न्यू बाई सी। ठीक है, E1 कितना था आपके पास, E1 था अपने पास एच न्यू, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एच न्यू। जब दोनों की वैल्यू लिखोगे तो P1 स्क्वायर क्या हो जाएगा एच न्यू अपॉन में सी स्क्वायर माइनस का
सी स्क्वायर ऐसे नीचे का नीचे, और ई इक्वल टू एच न्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा आपका P1 म्यू का स्क्वायर। अब तो डाउट नहीं है आपको, ठीक है, हो जाएगा। अब यदि मैं दूसरी टर्म की बात करता हूँ, दूसरी टर्म क्या है आपके पास P2 म्यू स्क्वायर। तो देखो P2 म्यू स्क्वायर है, तो P2 म्यू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी P2 स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर अपॉन E2 अपॉन में सी स्क्वायर, ऐसे ही लिख सकता हूँ। तो देखो इसमें भी जब मैं वैल्यू रखता हूँ तो P2 क्या है आपके पास 0 है, और जो E2 है वो क्या है आपके पास, E2 बताओ क्या था एम नॉट सी स्क्वायर। तो इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, P2 म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये तो क्या हो जाएगा 0 माइनस का E2 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा अपने पास, बताओ E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर है, तो E स्क्वायर क्या हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर C4 अपॉन में सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या देगा अपन को, ये देगा अपन को एम नॉट और सी स्क्वायर, बताओ यही देगा, कोई डाउट इसमें। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, और कौन सा आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस क्या है बाहर है ये, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया और एक रिजल्ट ये आ गया, बताओ इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। तो ये आ गया आपके पास P2 म्यू डैश का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आ गया। अब मैं बात करता हूँ किसकी, थर्ड वाले की। थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड टर्म निकालता हूँ। तो थर्ड टर्म क्या है अपने पास P1 म्यू डैश का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो P1 म्यू डैश का स्क्वायर, यानी इसको भी मैं लिख सकता हूँ P1 स्क्वायर डैश का माइनस का E1 डैश का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो जब इसको ऐसे लिखूंगा तो P1 डैश कितना है आपके पास, P1 डैश कितना है आपके पास एच न्यू डैश अपॉन में सी आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस का देखो सी स्क्वायर ऐसे का ऐसे, और जो E1 डैश स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा एच न्यू डैश, यानी इसको भी मैं पूरे को स्क्वायर बना के लिख सकता हूँ। तो ये दोनों सेम टर्म, इसका मतलब ये क्या आएगा 0, यानी P1 म्यू डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। बताओ कोई डाउट। फर्स्ट ये निकाल ली, सेकंड ये निकाली, थर्ड ये निकाली। अब अपन कौन सी टर्म निकालते हैं P1 म्यू और P2 म्यू, ये कैसे निकलेगी बताओ। फोर्थ टर्म की बात करते हैं। मैं एक बार इन टर्मों को यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बार बार बीच में ना आए। P1 म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया एच न्यू अपॉन में सी एन कैप और आयोटा एच न्यू अपॉन में सी, और ये था अपने पास P2 म्यू इज इक्वल टू 0 आयोटा एम सी। हटा दो अब इसको। तो देखो एक एक टर्म अपन निकालते जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा। तो देखो ये P1 म्यू स्क्वायर आया, इसमें भी क्या है एच न्यू अपॉन में एच न्यू डैश स्क्वायर है, यानी ये भी क्या आना चाहिए आपका, क्या आएगा 0 ही तो आएगा, 0 ही आएगा। बताओ जो आपका P1 म्यू डैश आएगा वो भी क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही अपना क्या आया P1 म्यू डैश स्क्वायर आया, वो भी क्या आया 0 आया। अब मैं क्या निकालता हूँ P2 म्यू अपन ने निकाल ही दिया। अब मैं निकालता हूँ कौन सा P2 म्यू, और यानी ये वाली टर्म निकाल लेता हूँ, ये वाली थर्ड वाली। तो ये क्या है अपने पास 2, क्या निकालना है P1 म्यू डॉट P2 म्यू, ठीक है। तो देखो P1 म्यू क्या देगा बताओ। P1 म्यू को यदि मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ तो P1, और ये हो जाएगा अपने पास क्या P1 माइनस ई अपॉन में सी, यही होगा बताओ, यही होगा क्या। और P2 होगा, P2 म्यू है तो P2 का क्या लिख सकता हूँ मैं P2 माइनस का E2 अपॉन में सी, यही होगा या अलग होगा बताओ। या फिर इसका आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो कोऑर्डिनेट लिख दो, यदि ऐसे नहीं लिखो तो। यदि मान लेता हूँ कि ये मैंने इस फॉर्म में कोऑर्डिनेट निकाले हुए, ठीक है, ये स्क्वायर वाली टर्म थी, ये तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख के रख दी। यदि ये कोऑर्डिनेट आप लिखना चाहो तो P1 म्यू क्या है आपके पास, देखो एच न्यू अपॉन में सी और एन कैप आयोटा एच न्यू अपॉन में सी, ठीक है। दो P2 म्यू है, P2 म्यू क्या है आपके पास 0 आयोटा एम सी, ठीक है। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका इसके साथ, तो ये तो क्या हो जाएगा 0, और इसका इसके साथ होगा तो ये क्या होगा आयोटा स्क्वायर एच न्यू एम सी अपॉन में सी हो जाएगा। तो ये क्या देगा, सी से सी कट के देगा तो माइनस का एच न्यू एम देगा। तो सही है क्या ये बताओ, न्यू स्क्वायर आ रहा है क्या।
स्क्वायर कैसे आएगा, ये तो जीरो हो गया। आयोटा एम सी था तो आयोटा एम सी, तो आयोटा एम सी तो देखो आयोटा ये क्या हो गया, एच ऐसे का ऐसे आ गया, न्यू ऐसे का ऐसे आ गया, एम ऐसे का ऐसे, सी अपॉन में सी आएगा, तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रहेगा अपने पास माइनस एच न्यू एम आना चाहिए। टर्म क्या आती है अपने पास P1 म्यू, और कोई मिस्टेक तो नहीं की, देखो 2AB है, 2 लिख दिया, A यहाँ पे लिख दिया, B यहाँ पे लिख दिया, तो P1 P2 ठीक है। तो एक बार तो शायद इसको ऐसे लिखो और देखते हैं अपन, लास्ट में टर्म मिला लेंगे, अगर कोई मिस्टेक होगी तो पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निकालता हूँ आपके ई टर्म। ई टर्म क्या है आपके पास P2 म्यू और P1 म्यू डैश। तो P2 म्यू क्या है आपके पास, P2 म्यू है 0 आयोटा एम सी, ठीक है। P2 म्यू क्या है 0 आयोटा एम सी। अब यहाँ पे कहीं एम नॉट तो नहीं था, अपन ने क्या लिखा है, P2 म्यू निकाला था, तो P2 म्यू क्या निकाला था अपन ने 0 और एम नॉट सी स्क्वायर होना चाहिए, बताओ P2 म्यू निकाला था वो क्या होना चाहिए, P2 म्यू क्या होगा एम नॉट सी स्क्वायर होगा, तो जो P2 म्यू आएगा वो भी क्या आएगा, सही है क्या। चलो देखते हैं P1 म्यू डैश क्या आएगा, P1 म्यू डैश आएगा आपके पास एच न्यू डैश अपॉन में सी एन कैप और आयोटा एच न्यू डैश अपॉन में सी। जब इसका सॉल्व करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आयोटा एम सी से सी कट जाएगा एच न्यू डैश, तो आयोटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का एम एच न्यू डैश। तो ये तो सेम ही वैल्यू आ रही है भाई, चलो देखा अभी पता लग जाएगा आगे। मिस्टेक तो कुछ की नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, मिस्टेक होगी तो यहाँ हो सकती है कि P2 म्यू जो अपन ने निकाला था, तो P2 म्यू कैसे निकाला था, P2 म्यू इज इक्वल टू P2 और आयोटा E2 अपॉन में C से निकाला था, तो P2 की वैल्यू तो क्या थी 0, ठीक है, और आयोटा E2 कितना था अपने पास एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन में कितना था C, तो आयोटा एम नॉट सी स्क्वायर, तो आयोटा एम नॉट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा एम नॉट होगा, ठीक है, और यहाँ पे तो कोई एम नॉट वाली टर्म लिखी नहीं है अपन ने, ठीक है, हाँ कुछ नहीं लिखी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा एम नॉट आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा एम नॉट। अब मैंने ये टर्म निकाल ली, अब मैं कौन सी निकालता हूँ ये वाली ई एफ वाली P1 म्यू और P1 म्यू डैश, तो ये टर्म निकालूंगे तो क्या आएगा बताओ जब P1 म्यू है तो P1 म्यू कितना आ जाएगा आपके पास एच न्यू अपॉन में सी और एन कैप और आयोटा एच न्यू डैश अपॉन में सी, ठीक है, एक तो ये आ जाएगी। एक P1 म्यू डैश है P1 म्यू, तो P1 म्यू तो एच न्यू अपॉन में सी एन और एच न्यू अपॉन में सी, यहाँ डैश नहीं आएगा, डैश किस में आएगा P1 म्यू यानी इस टर्म में आएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास एच न्यू डैश अपॉन में सी एन कैप और आयोटा एच न्यू डैश अपॉन में सी, ठीक है। अब इसको मैं यदि सॉल्व करके लिखता हूँ तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो एच न्यू न्यू डैश अपॉन में सी एन कैप डॉट एन कैप और ये क्या होगा माइनस का आयोटा स्क्वायर एच न्यू डैश अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ये जो टर्म आई है यानी एन डॉट एन यानी एकांक सदिश है, तो ये क्या होगा एन कॉस थीटा होगा, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एच न्यू डैश अपॉन में सी एन कैप का मोड और क्या लिख लूँगा यहाँ पे, देखो कॉस थीटा होगा या कॉस फाई होगा वो बताओ आप कि कॉस थीटा होगा या कॉस फाई होगा, क्योंकि अपन किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी बात करें तो कौन सा डिग्री एंगल आएगा फाई, तो ये हो जाएगा फाई माइनस का एच न्यू डैश अपॉन में सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एच न्यू डैश अपॉन में सी कॉमन ले लिया बाहर, तो ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे क्या रहेगा ओनली कॉस फाई रह जाएगा, क्या रहेगा
कॉस फाई, क्योंकि ये क्या होता है, एक अंक सदिश का परिमाण 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस फाई माइनस का ये बाहर ले लिया तो ये क्या आ गया 1, यानी ये कौन सी टर्म आ गई अपने पास, P1 म्यू और P1 म्यू डैश। तो लगभग अपनी सभी टर्म आ गई क्या, अब देखो चेक करो आपकी सभी टर्म आ गई या कोई बाकी है, तो सभी टर्म आ गई। तो अब आपको एक P2 म्यू डैश भी तो निकालना है, कौन सा, ये वाला P2 म्यू डैश। तो P2 म्यू डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, P2 म्यू डैश निकालने के लिए कहाँ निकाले बताओ, P2 म्यू डैश जगह तो कहीं नहीं है, डायग्राम हटाएंगे तो फिर अपन को समझने में दिक्कत रहेगी। इसको एक बार लिखो, फिर कहीं ना कहीं जगह निकालते हैं उसकी। यहाँ पे भी अपना एम नॉट आएगा, ठीक है, ये एम नॉट था, ये एम नॉट था, तो यहाँ भी क्या आएगा एम नॉट, ये 0 आ गया। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं और यहाँ पे डायरेक्ट प्लस माइनस कैसे कर लिया। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अपन ने 2 ब्रैकेट होते हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो उसको अपन इस फॉर्म में लिखते हैं संयुक्त रूप से, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या किया मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एच स्क्वायर होगा, न्यू न्यू डैश होगा, ये भी एच स्क्वायर होगा, ये भी एच स्क्वायर होगा, ये भी एच स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, तो इसलिए क्या होगा एच स्क्वायर होगा, ठीक है। लिख दिया क्या, लिख दिया। तो देखो एक बार मैं जो ये वाले है जगह इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये अपने कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि अपनी जो वैल्यू आई है वो किस में रखनी है, इस इक्वेशन में रखनी है। तो इस इक्वेशन में रखने के लिए मैं ये इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली मैं वैल्यू हटा देता हूँ, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालता हूँ, जो अपना ये वाला बाकी है P2 म्यू डैश का स्क्वायर। तो देखो मैं यहाँ पे वैल्यू निकालता हूँ किसकी, कौन सी टर्म है आपके पास, f हो गई, g लिख लेता हूँ यहाँ पे g, और ये कौन सी टर्म है P2 म्यू डैश का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, P2 म्यू डैश है तो P2 म्यू डैश अपन ने जो ब्रैकेट था P2 म्यू डैश क्या था mv, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सीधा सा P2 डैश स्क्वायर माइनस का E2 स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, देखो वैल्यू रखूंगा तो ई P2 तो कितना है, P2 है अपने पास, डायग्राम से भी देख सकते हो। P2 डैश की बात करें तो ये कितना है, एम स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस का E2 कितना है, E2 हो जाएगा अपने पास एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर C4 अपॉन में C स्क्वायर, यही होगा। तो देखो C4 बताओ कोई डाउट तो नहीं, E2 स्क्वायर है तो E2 स्क्वायर, ये E2 डैश है, ठीक है, क्योंकि डैश में है तो E2 डैश है, तो डायग्राम से देखो एम स्क्वायर हो जाएगा, C4 हो जाएगा अपॉन में C स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर C। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर वी स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर C4 लिख सकता हूँ, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जब अपन ऊर्जा का संबंध लिखता हूँ तो वो क्या होता है अपने पास, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। तो देखो ये क्या है अपना ई स्क्वायर, तो ई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे पी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू तो मैं एम भी लिख सकता हूँ, तो एम बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, पर ये एम स्क्वायर C4 आना चाहिए। ई इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर, ठीक है, तो ई इज इक्वल टू मैं क्या रखता हूँ, एम स्क्वायर C4 हो जाएगा, और इसको मैं यदि इधर लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या बचेगा, ये बचेगा एम नॉट स्क्वायर C4, ठीक है। यानी देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या सेम है, पर ये कैसी है, माइनस में, तो क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर C4 इज इक्वल टू माइनस का एम नॉट स्क्वायर C4 लिख सकता हूँ। यानी जो अपने पास P2 म्यू डैश का स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, एम नॉट स्क्वायर C4, ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। बताओ समझ में आई या नहीं आई, कैसे किया, ये वाला था, यहाँ पे दोनों की वैल्यू लगी तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर C4 हो गया। ऊर्जा आइंस्टीन ऊर्जा रिलेशन यही होता है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर, तो एम सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर C4, इसका क्या होगा, पी इज इक्वल टू मैं एम भी रख देता हूँ, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C स्क्वायर, इसको ऑपोजिट कर दिया माइनस लेके, तो क्या आएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये टर्म पलट जाएगी, ये माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो अपने पास सभी वैल्यू निकल गई, तो ये सब वैल्यू कहाँ रखनी है अपन को, इस वाले इक्वेशन में रखनी है, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, कॉम्पटन विस्थापन निकलेगा। तो बताओ रख सकते हो क्या, बताओ रख सकते हो या नहीं, कुछ मिस्टेक की क्या मैंने, देखो यहाँ पे मैंने ये तो ले लिया, पर इसके नीचे भी तो क्या आएगा, सी स्क्वायर आएगा, ये नीचे जो एलसीएम लिया ये तो यहाँ भी आएगा ना, ठीक है, तो ये सी स्क्वायर यहाँ भी आएगा, तो इसका मतलब यहाँ भी सी स्क्वायर आना चाहिए अपना, तो ये कट के क्या देगा अपने का, माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर देगा। ये वैल्यू काम में लेनी, क्यों, इस पर सी स्क्वायर था, ठीक है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये सी स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 म्यू इक्वल टू इस पूरी इक्वेशन की जगह आ गया एम नॉट स्क्वायर C4 और ओपन में सी स्क्वायर था, तो ये क्या आ गया एम नॉट सी, यानी P2 म्यू डैश कितना है आपके पास, स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इधर वाला पूरा पोर्शन हटा के उसको सॉल्व करता हूँ, तो बाकी ये टर्म अपन को सब चाहिएगी, इसलिए इस साइड का हटाता हूँ डायग्राम वाला, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, देखो अब मैंने क्या करता हूँ, ये सब वैल्यू रखता हूँ, या जितने भी ब्रैकेट की वैल्यू आई है मैं इस समीकरण को नंबर दे देता हूँ ए, ठीक है, तो इस समीकरण ए में क्या करता हूँ, सभी वैल्यू रखता हूँ। तो देखो समीकरण ए से, तो देखो मैं सब वैल्यू रखूंगा तो क्या क्या आती है टर्म वो देखते हैं। सबसे पहले P1 म्यू स्क्वायर, P1 म्यू स्क्वायर कितना आया बताओ, 0 आया, तो ये क्या हो गया 0, प्लस P2 म्यू स्क्वायर, P2 म्यू स्क्वायर कितना आया, P2 म्यू स्क्वायर आया माइनस का एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर। थर्ड क्या है, P1 म्यू डैश स्क्वायर, ये भी कितना आया प्लस 0,
फिर क्या है 2p1 p2 म्यू, यानी ये क्या आया माइनस का h न्यू एम नॉट, ठीक है। फिर क्या आया, और साथ में क्या था 2 भी था, तो इसमें क्या प्लस 2 भी था, और ये रिजल्ट आ रहा है माइनस में, तो ये -2 हो जाएगा। और ये वाली टर्म क्या देगी माइनस का 2 p2 म्यू और p1 म्यू डैश, तो p2 म्यू और p1 म्यू डैश, तो ये क्या आया माइनस का m नॉट h न्यू डैश, ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब क्या आएगा आपके पास, नेक्स्ट टर्म है अपने पास ये p1 म्यू और p1 म्यू डैश, यानी माइनस का, यदि देखो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ h स्क्वायर न्यू अपॉन में न्यू डैश अपॉन में c और cos फाई -1, ठीक है। मैं इस टर्म को क्या करूंगा आगे भी, क्योंकि ये टर्म होती है 1 माइनस कॉस फाई के रूप में, तो इसको मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ करो चाहे यहाँ कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये टर्म आ गई अपनी। फिर क्या आया अपने पास इज इक्वल टू, उस साइड का आया अपने पास माइनस एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो देखो जो जो कट रहा है वो तो काट दो आप, एक तो ये कट रहा है एक ये कट रहा है, ठीक है। ये आ रहा है माइनस का 4h न्यू, सॉरी ये भी कॉमन आएगा। क्या आएगा, ये आएगा आपके पास, देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, 2m नॉट h कॉमन आ सकता है, तो ये क्या रहेगा अपने पास। यदि यहाँ पे ये माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास न्यू, यहाँ माइनस कॉमन नहीं लेता तो ये क्या आ जाएगा न्यू क्या आएगा, देखो 2m नॉट h हो जाएगा, तो 2m नॉट h माइनस न्यू और माइनस का न्यू डैश, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये इसमें 2 भूल गए क्या अपन, देखो p1 म्यू रिलेशन तो लिख लिया पर ये आगे 2 भी था, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2h स्क्वायर न्यू डैश अपॉन में c, और ये कर देता हूँ मैं 1 माइनस का cos फाइव इक्वल टू 0। तो देखो इसको मैं क्या उधर, इन दोनों टर्म को मैं उधर भेज सकता हूँ, तो 2h स्क्वायर न्यू डैश अपॉन में c 1 माइनस का cos फाइव। यदि मैं इस पूरी टर्म को उधर भेज दूँ तो वो किस में आ जाएगी, दोनों टर्म प्लस में हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2m नॉट h न्यू प्लस का न्यू डैश। यदि मैं दोनों टर्म प्लस में भेजता हूँ तो देखो यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं की अपन ने। कौन कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जीरो है, p1 म्यू p2 म्यू, तो p1 म्यू p2 म्यू माइनस का h है तो माइनस का 2h लिख दिया, ठीक है। और ये क्या है p2 म्यू और p1 म्यू, तो p2 म्यू और p1 म्यू क्या है माइनस में, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए मैं कह रहा था कुछ मिस्टेक है, ये क्या हो जाएगा प्लस। जब ये वाला प्लस होगा तो 2m नॉट h कॉमन लिया है। अब ये दोनों टर्म या तो आप पहले ऐसे कि ऐसे रख दो, उस साइड ले जाके इसको कॉमन लेना, इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे ही, क्या 2h न्यू m नॉट माइनस का और प्लस का 2m नॉट h न्यू डैश, ठीक है। तो देखो ये वाली जब इधर आएगी तो 2m नॉट h कॉमन ले लिया, जब ये इधर आएगी तो क्या हो जाएगा न्यू तो प्लस में हो जाएगा, और ये इधर आएगी तो न्यू डैश किस में हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, एक h से एक h कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा h अपॉन न्यू डैश अपॉन में c 1 माइनस का cos फाइव इज इक्वल टू क्या रहेगा m नॉट न्यू माइनस का न्यू डैश, ठीक है। यदि मैं इसको उधर भेज दूँ सबको, यानी अपन को जो चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, यदि मैं न्यू और न्यू डैश को उधर भेज सकता हूँ तो अपने पास लैम्बडा की टर्म में निकल जाएगा, यानी m नॉट c, देखो m नॉट c ऊपर आ जाएगा h नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा अपने पास ये 1 माइनस का cos फाइव, एक बार ऐसे का ऐसे रख दो। ये क्या था न्यू माइनस का न्यू डैश, और इसके नीचे क्या आएगा न्यू डैश, और इसके भी नीचे क्या आएगा न्यू डैश। तो ये मैं मल्टीप्लाई करूँ तो न्यू से न्यू कट जाएगा, न्यू डैश से न्यू, तो ये क्या बचेगा m नॉट c अपॉन में h, ये बचेगा 1 अपॉन न्यू डैश माइनस का 1 अपॉन न्यू, ठीक है। और ये क्या रह जाएगा 1 माइनस का cos फाइव। क्या मैं इसको न्यू इज इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो, न्यू इज इक्वल टू होता है c बाय लैम्बडा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओ m नॉट c अपॉन में h 1 अपॉन न्यू डैश है, तो ये क्या हो जाएगा अपन में 1 अपॉन में c अपॉन में लैम्बडा डैश, यानी लैम्बडा डैश अपॉन में क्या हो जाएगा
यही टर्म आएगी अपने पास 1 में न्यू डैश है तो c में लेमडा डैश, माइनस का 1 में c में लेमडा। ठीक है, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा तो हो जाएगा और c ये कैंसिल आउट थोड़ी होगा, c तो ऊपर आना चाहिए। सी बाहर निकालेंगे तो सी से सी कटेगा। सी की कोई मिस्टेक तो नहीं की? मिस्टेक हुई है। जब इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो ये सी भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। एच स्क्वायर हो गया, न्यू डैश हो गया, सी से सी का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर हो गया, तो ये भी क्या होगा, सी स्क्वायर होगा। जब ये वाला सी स्क्वायर होगा तो ये भी क्या होगा, आपका सी स्क्वायर होगा। और जब ये सी स्क्वायर होगा तो ये सब सी स्क्वायर के रूप में चलेगा, क्योंकि सी स्क्वायर चल रहा था। तो जब ये सी स्क्वायर हुआ तो ये सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, अब सही आ जाएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, एम नॉट सी अपॉन में एच, और ये हो जाएगा लेमडा डैश माइनस का लेमडा और 1 माइनस का कॉस फाई। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या है, लेमडा डैश माइनस का लेमडा निकालना है। तो लेमडा डैश माइनस का लेमडा तो क्या आ जाएगा, एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस का कॉस फाई। तो ये क्या कहलाता है अपना कॉम्पटन विस्थापन। तो पहले मैंने ये लिखाया था कि या तो न्यू माइनस का न्यू डैश निकालो या लेमडा डैश माइनस का लेमडा निकालो। तो ये अपना क्या आ गया, कॉम्पटन विस्थापन का इक्वेशन आ गया, एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस का कॉस फाई। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए, यही अपना क्या है, आंसर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये लेमडा डैश माइनस लेमडा क्या है, एक तरह से डेल लेमडा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी 1 माइनस का कॉस फाई। ठीक है, लिखिए इसको। डेरिवेशन लेंथी जरूर था पर करना कुछ नहीं था, पहले डायग्राम का कंसेप्ट समझना था, डायग्राम में जो टर्म मानी वो समझनी थी। उसके बाद अपन ने क्या किया, जो P1 म्यू, P2 म्यू, P1 डैश म्यू और P2 डैश म्यू के कोऑर्डिनेट फॉर्म से इक्वेशन निकाली और अपन ने ये टर्म निकाली और यहाँ से सबकी क्या निकाली, वैल्यू निकाली। तो ये A B C D जो मैंने लिखा है ये सब क्या इसकी वैल्यू है, और जो वैल्यू थी वो सब इस इक्वेशन में ला के रख दी। इससे अपना क्या निकला, ये कॉम्पटन विस्थापन निकल गया। उधर लास्ट में एम नॉट जिसको काटा है वो एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, देख लो एक बार।
लिख दिया क्या? नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आगे लिखो कि यह समीकरण कॉम्पटन विस्थापन समीकरण कहलाती है, कि यह समीकरण कॉम्पटन विस्थापन समीकरण कहलाती है। कॉम्पटन वैज्ञानिक के अनुसार, कॉम्पटन वैज्ञानिक के अनुसार, कॉम्पटन वैज्ञानिक के अनुसार H अपॉन में एम नॉट सी, H अपॉन में एम नॉट सी, H अपॉन में एम नॉट सी कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य कहलाता है, कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य कहलाता है। इसे लैम्ब्डा सी से व्यक्त करते हैं, इसे लैम्ब्डा सी से व्यक्त करते हैं, इसे लैम्ब्डा सी से व्यक्त करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो अपन ने डेरिवेशन निकाला इसी को मैं कुछ केस लगाता हूँ इसमें ही। अब केस क्या लगाता हूँ वो देखते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लैम्ब्डा सी है, यानी क्या कह रहा है कि कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य की मैं बात करूँ, किसकी? कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य की। तो कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य को मैं लिखता हूँ किससे? लैम्ब्डा सी से, और वो क्या होता है? H अपॉन में एम नॉट सी। तो ये मैं वैल्यू रखता हूँ तो ये क्या आएगा? देखो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। और ये क्या आएगा? एम नॉट 9 इंटू 1 इंटू 10⁻31 3 इंटू 10⁸। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए पता है? इसका आंसर आना चाहिए लैम्ब्डा सी इज इक्वल टू 0.0242 एंगस्ट्रॉम लगभग। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो सीधा सा ये मान आपको वहाँ पे काम में लेना। इसका मतलब यहाँ पे डेल लैम्ब्डा कितना आ जाएगा आपका? यहाँ आ जाएगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम, और साथ में क्या आ जाएगा? 1 माइनस का कॉस फाई। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं क्या लगाता हूँ? स्पेशल केस लगाता हूँ। स्पेशल केस कौन कौन से? तो फर्स्ट लेता हूँ फर्स्ट केस। फर्स्ट कौन सा? जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 0 डिग्री हो। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब इसकी वैल्यू फाई, कॉस फाई 0। इसका मीनिंग क्या हो गया? आपके पास ये वाला डायग्राम था जो ये थीटा बना रहा था, ये फाई बना रहा था, ये थीटा बना रहा था। तो फाई इज इक्वल टू 0 मतलब ये स्कैटरिंग जो ऐसे थी, अब वो ऐसे ना होकर कैसे वो पार्टिकल सीधा जा रहा है, ऐसे आया था 5 डिग्री पे। जब वो ऐसे आया था इसका मतलब 0 ले रहे, इसका मतलब वो सीधा जा रहा है, वो डायरेक्ट टकराया और सीधा गया। तो सीधा के लिए कॉम्पटन विस्थापन होगा या नहीं होगा वो देखते। तो देखो डेल लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0.0242 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 क्या होता है? 1 माइनस 1 0 होगा, यानी डेल लैम्ब्डा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लैम्ब्डा डैश इज इक्वल टू 0, तो लैम्ब्डा डैश इज इक्वल टू लैम्ब्डा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, यानी दोनों तरंगदैर्ध्य आ रही है वो कैसी आ रही है? आपतित फोटोन की और जो प्रकीर्णित फोटोन की जो तरंगदैर्ध्य आ रही है वो दोनों इस केस में क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो जब मैंने बताया था कि इक्वल होगा वहां पे कभी भी कॉम्पटन विस्थापन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कॉम्पटन विस्थापन कहते ही उसे जब दोनों में क्या हो? अंतर हो या विस्थापन हो। तो ये वाला क्या है? यहाँ पे कॉम्पटन विस्थापन प्रेक्षित नहीं होगा, कॉम्पटन प्रभाव नहीं दिखाई देगा, प्रेक्षित नहीं होगा। ये आप पूरी लाइन लिख लेना कि यहाँ पर कॉम्पटन प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी? केस सेकंड की, ठीक है। तो केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड कहता है जब फाई इज इक्वल टू क्या हो? 90 या π/2 हो। तो बताओ π/2 के लिए क्या आ जाएगा आपके पास? यदि मैं π/2 की बात करूँ तो ये आ जाएगा डेल लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0.242 एंगस्ट्रॉम 1 माइनस का कॉस फाई, और ये हो जाएगा 0.242 एंगस्ट्रॉम और 1 माइनस का कॉस π/2। तो कॉस π/2 कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब ये क्या रहेगा? 0.242 एंगस्ट्रॉम रहेगा। ये क्या हो जाएगा? डेल लैम्ब्डा। यानी यहाँ पर कॉम्पटन प्रभाव प्रेक्षित होगा। कितना अंतर दिखाई देगा इसमें? 0.242 एंगस्ट्रॉम का अंतर दिखाई देगा। ऐसे ही मैं यदि थर्ड केस लगाता हूँ, केस थर्ड क्या? जब थीटा इज फाई, ये थीटा नहीं है, फाई है, ठीक है। फाई इज इक्वल टू कितना हो आपके पास? पाई डिग्री हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? डेल लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0.242 एंगस्ट्रॉम
1 माइनस का कॉस पाई, तो ये जस्ट 1 कॉस पाई का मान -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 और -1 2 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा 0.242 एंगस्ट्रॉन इंटू 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो जो डेल लैम्बडा आएगा वो क्या आएगा 0.0484 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो कॉम्पटन विस्थापन है वो क्या आएगा, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का दुगुना आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि देखो जब 0 डिग्री था तो ऐसे हुआ, जब क्या था अपने पास 90 डिग्री था, 90 डिग्री था तो वो स्कैटरिंग होके कहाँ गया, टकराया और ऐसे गया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री और पाई डिग्री है तो टकरा के वापस रिफ्लेक्ट, तो ठीक है ये हो जाएगा अपने पास ये वाला अंतर। तो ये हो जाएगा डेल लैम्बडा इज इक्वल टू 0.4824। तो मैं कह सकता हूँ कि देखो जब कॉम्पटन विस्थापन में जब 0 डिग्री होता है तब कॉम्पटन विस्थापन नहीं होता, जब 90 डिग्री होता है तो कॉम्पटन विस्थापन होता है, पर किसके बराबर, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य के बराबर। कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का मान कितना 0.242 एंगस्ट्रॉन। ऐसे ही अपने पास केस थर्ड लेते हैं, यदि फाई इज इक्वल टू पाई हो तो पाई होने पर क्या होगा, पाई होने पर होगा कि डेल लैम्बडा कितना आ रहा है, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का दुगुना आ रहा है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये लिख दीजिए। तो इसी के साथ अपना कॉम्पटन विस्थापन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। पूरा खत्म नहीं होता, इसकी भी डायरेक्शन वगैरह निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन भी निकालेंगे, वो इसके आगे वाली क्लास में निकालेंगे क्योंकि ये क्लास पहले से ही लॉन्ग हो चुकी है। तो इसलिए आप इसको लिखिए, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। लिखिए इसको। ठीक है, हो गया। तो इसी के साथ अपना कॉम्पटन विस्थापन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसी के जस्ट आगे वाली क्लास को लेकर, ठीक है।